Hello, my dear students. This is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar. तो देखिए, आज है लेक्चर नंबर 28 और चैप्टर 2 का अगला टॉपिक चालक स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी यानी वैद्युतिकी का मीनिंग है आवेश से, यानी आवेश, और स्थिर का मतलब रेस्ट में, यानी जब हमारा जो चार्ज है, जो आवेश है, वो विराम स्थिति में है, स्थित है, चालक पर बह नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, उस केस में चालक के अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, उसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको समझना है। तो अब उससे पहले चालक की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम पदार्थों का वर्गीकरण करें तो पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला चालक यानी कंडक्टर्स, और दूसरा अचालक या वैद्युतरोधी, अचालक कह लें या वैद्युत रोधी यानी इंसुलेटर बोलते हैं इनको, और तीसरा अर्धचालक। इन सभी कैटेगरीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल हम चालक के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पदार्थों का ये वर्गीकरण जो किया गया है, हाँ, उससे पहले अर्धचालक का मैं और लिख दूं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। ये जो वर्गीकरण है चालकता के आधार पर, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बेस पर है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कई ऑर्बिट्स हो सकती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, और इसमें पदार्थ पर डिपेंड करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि चालकों में क्या विशेषता होती है कि देखें, ये प्रोटॉन पर धनावेश यानी नाभिक धनावेशित हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऋणावेशित हैं। इन पर नाभिक आकर्षण का बल लगा रहा है, वैद्युत आकर्षण का बल, कूलाम के नियम से उसको निकाल सकते हैं। और जो बल है, हमने ये भी पढ़ा है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम बाह्य कक्षाओं की ओर बढ़ते जाएं तो सबसे बाहरी जो ऑर्बिट होगी, सबसे बाहरी जो कक्षा होगी, उस पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे उस ऑर्बिट में, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर सबसे कम बल लग रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस परमाणु से अलग हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुए, जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं वो उस परमाणु से अलग होकर उस चालक के अंदर अनियमित गति करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन चालक के अंदर ही रहेंगे। जैसे ये चालक पदार्थ है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इधर भी जा सकता है, कोई इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, आपस में टकराते भी हैं, लेकिन रहेंगे चालक के अंदर ही। तो इस बेस पर हमने ये वर्गीकरण किया है, जिन पदार्थों में इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुतायत में होगी उनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, और वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक। तो चालकों में जो वैद्युत प्रवाह के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, वो कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में ही चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक से बंधे हुए हैं, उन्हें कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु के साथ बंधे रहेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन यानी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंडक्टिविटी है वो किस बेस पर है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर है। तो देखिए,
यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, किसी चालक को जब हमने आवेशित किया है और उस पर जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में है, यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस कंडीशन की बात की जा रही है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पर। ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी कि चालक होता क्या है, और आगे ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे उसकी। यानी चालक स्थिर वैद्युत की, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो देखिए, जब चालक को हमने आवेशित कर दिया है और वो आवेश चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है उसके बाह्य पृष्ठ पर, और उस चालक में ये विशेषता होती है कि कोई भी चालक है, जैसे जब वो आवेशित है या किसी भी शेप का हो, तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो हर जगह कैसा होगा, जीरो होगा। भले ही वहाँ बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, उस स्थिति में भी उस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य रहता है। यानी इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर शून्य होता है। कैसा रहेगा, यानी ई इंटरनल अंदर जो है वो फील्ड कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। यहाँ भी लिख सकते हो ई इन, हर स्थान पर, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी देखें। और ये ऐसे आवेशित चालक है, जैसे इसको हमने धनावेश दिया हुआ है, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक स्थान पर कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ऐसे लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो थोड़ा पढ़ने में और सा लग रहा है। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी। इसको हमने डिराइव भी किया है, जैसे एक हमने आवेशित ठोस गोला लिया था या गोलीय कोष लिया था, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य आया था। तो ये बात हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। चालक को हम जो भी आवेश देते हैं वो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित होता है। इस बात को भी लिख लेते हैं। चलिए, मैं बाद में लिखूंगा, पहले आप समझ लें कि चालक को जो हम आवेश देंगे वो अंदर नहीं जाएगा, चाहे चालक भले ही ठोस हो, वो केवल उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहेगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जो ई इन है वो जीरो है और गॉस की थ्योरम लगाएं तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, फाई बराबर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई अंदर जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू जीरो आ गया, यानी आवेशित चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। यानी उसकी जो पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी अंदर कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो वो केवल कहाँ वितरित होगा, बाहर, बाह्य पृष्ठ पर। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ये कैसे समझ सकते हैं वो मैंने अभी समझाया था, तो इसको लिखते हैं, चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है या वितरित होता है, वितरित
होता है और उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व ऊपर वाले मैंने फिगर में शून्य दिखा दिया है। एक बात और देखें, चलिए एक बात मैं और समझाता हूँ कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये बात तब भी लागू होगी जब हम चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तब भी ये बात लागू होगी। कैसे, वो समझ लें। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है, ये चालक है जैसे कोई, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, इसको हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। देखिए चालक के अंदर से कभी भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। अगर हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक्सटर्नल फील्ड है ई एक्सटर्नल। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर भी इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ये इसी फर्स्ट पॉइंट का एक हिस्सा है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए उस समय क्या होगा कि जैसे ही चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, चालक के अंदर क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैंने अभी समझाया था आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगने लगता है, और जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पृष्ठ की ओर, लेकिन चालक के अंदर ही रहेंगे, इसलिए इस पृष्ठ की ओर आने लगेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने से यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और ये वाला पृष्ठ धनावेशित हो जाएगा। और ऐसा कब तक होगा अभी समझ में आएगा। तो इससे क्या हुआ कि इसके अंदर विपरीत दिशा में एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो गया, ई इन। ये इलेक्ट्रॉन तब तक चलेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, वैसे वैसे जो अंदर वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो उसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन इधर आना बंद हो जाएंगे और एक सैचुरेशन की स्थिति हो जाएगी। तो उस स्थिति में इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ई नेट, तो कितना हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। ऐसा क्यों किया माइनस, क्योंकि विपरीत दिशाओं में है, एक्सटर्नल इधर है, इंटरनल इधर है, तो घटाएंगे परिणामी निकालने के लिए। और सैचुरेशन की स्थिति में क्या हुआ है, ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल बराबर हो चुके हैं, तो इससे ई जो आया नेट अंदर वो कितना हो गया, ज़ीरो। यानी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा और यहाँ कोई भी बल रेखा ऐसे नहीं सीधी सीधी इसमें से पार करके गुजार दो, ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखिए थर्ड पॉइंट में वैद्युत विभव के बारे में बात करेंगे कि देखिए कोई भी चालक हो, कोई भी, चाहे वो उसकी कन्फिगरेशन, उसका आकृति आकार कैसा भी हो, तो उस चालक के अंदर, ये आवेशित चालक है, उस चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान रहता है। वो उस पर दूरी का फलन नहीं होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा दूरी पर, यानी जितना इस पॉइंट पर विभव होगा कहीं भी देख लें, मान लीजिए, और उतना होगा जितना सतह पर है। मान लीजिए सतह पर जो हमारा वैद्युत विभव है V0 है, तो इतना ही विभव कहाँ होगा, इस चालक के संपूर्ण आयतन में प्रत्येक स्थान पर कहीं भी देख लें, यहाँ भी V0, यहाँ भी V0, यहाँ भी V0, यहाँ भी V0, सब जगह इतना ही होगा जैसे इस गोले को हमने आवेशित किया हुआ है। तो विभव कैसा है, हर जगह समान, और किसके बराबर, जितना हमारा सरफेस पर है। जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर है, लेकिन अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, लेकिन विभव अंदर हर बिंदु पर कैसा है, नियत। तो चालक के अंदर, चालक के अंदर संपूर्ण आयतन में या संपूर्ण आयतन के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समान होता है, तथा किसके बराबर होता है, तथा पृष्ठ के विभव के
बराबर होता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी कैसा रहेगा, बराबर। यानी ये कैसा पृष्ठ हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। तो चालक के अंदर संपूर्ण आयतन के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है तथा पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। एक बात यहाँ और ऐड कर लें, तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव समान होता है, तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव समान होता है, समान होता है। यानी यहाँ जैसे V0 है, यहाँ भी पृष्ठ पर V0 होगा, यहाँ भी कितना होगा, V0 होगा, यहाँ भी देखें तो V0 होगा। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, अर्थात चालक का पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ। अर्थात चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कांस्टेंट रहेगा, वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, और किसके बराबर होगा, एक मिनट इसको निकल जाने दो, वही शोर कर रहा है। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा और चालक के अंदर, और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी वैद्युत विभव समान होगा, यानी समविभव पृष्ठ होगा। तो देखिए अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो एक बात का ध्यान रखेंगे भाई, जैसे हमने यहाँ चालक लिख रखा है, दी अंडरस्टूड है कि किस स्थिति में बात कर रहे हैं, आवेशित चालक के। चालक जब हमने आवेशित कर दिया है उस स्थिति की ये बात हो रही है, और जो आवेश है उस चालक पर जो दिया गया आवेश है वो स्थिर अवस्था में है, उस केस में ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे पॉइंट्स पढ़े जा रहे हैं, तो इस बात को न भूलें। तो ये अंडरस्टूड है, मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो हर जगह लिख सकते हैं। जहाँ आवेशित चालक, क्या बढ़ा लिया करेंगे, आवेशित, किसकी बात हो रही है, ये आवेशित चालक के लिए। तो देखें फोर्थ पॉइंट, जैसे कोई भी चालक है किसी भी शेप का, इसको हमने आवेश दे रखा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो अभिलंबवत होगा पृष्ठ के। जैसे यहाँ देखें तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहाँ देखते हैं तो यहाँ होगा, यहाँ देखते हैं तो यहाँ, यानी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगर ये ऋणावेशित होता तब भी परपेंडिकुलर होता, क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अंदर की ओर होती, बस एरो की डायरेक्शन बदल जाती, लेकिन रहेगा कैसा क्षेत्र, अभिलंबवत ही रहेगा। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। देखिए अब कितना वैद्युत क्षेत्र होगा आवेशित चालक के पृष्ठ पर, उसको और देख लेते हैं। तो आवेशित चालक के पृष्ठ पर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र
वेक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है चालक के पृष्ठ पर, यानी प्रत्येक बिंदु पर होगा ये। इस बात को और बढ़ा लेना, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है। एन कैप क्या है कि अभिलंब दिशा में इकाई सदिश। एन कैप पृष्ठ के, एन कैप यहाँ क्या है, जहाँ एन कैप पृष्ठ के लंबवत दिशा में, क्योंकि लंबवत दिशा में होता है यह भी बताया था, इसलिए लंबवत दिशा में इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर है ये इकाई सदिश। ये कैसे आया इसको ड्राइव करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब इसको ड्राइव करते हैं। देखिए किसी भी आकृति का, जैसे हमने एक ये चालक ले लिया जिसको आवेशित किया गया है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको जो आवेश दिया है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर सिग्मा है। अब देखिए इस पर हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। एक हमने बेलन लिया है और इसको जो आवेश दिया है वो केवल बाहरी पृष्ठ पर है। तो देखें जो यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा, और एक सेकेंड, इसका एरिया बाहर की ओर होगा लंब दिशा में इसके डी ए, और ई की दिशा भी बाहर की ओर होगी लंबवत, ई भी इसी दिशा में होगा। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, ये क्षेत्रफल कितना लिया है हमने, ये जो क्षेत्रफल है डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए का एक बेलन लिया जो इससे गुजर रहा है। तो देखें यहाँ इस बेलन से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो केवल बाहरी सतह के एक आवेश से होगा, इसके जस्ट अंदर तो कोई आवेश है नहीं। तो अगर हम गॉस की प्रमेय लगाएं तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी ए, अब यहाँ ई और डी ए एक ही दिशा में है तो ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना आ गया, ई डी ए, ये फ्लक्स आया। अब गॉस की प्रमेय से देखते हैं, गॉस की प्रमेय से इससे जो फ्लक्स पास आउट होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और Q कितना होगा, इस बेलन के डी ए पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश, तो डी ए पृष्ठ, ये एकांक पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है सिग्मा, तो डी ए पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। ओके, एकांक क्षेत्रफल पर से परिबद्ध आवेश सिग्मा है, तो डी ए क्षेत्रफल से सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि बेलन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने डी ए लिया है। तो देखें बराबर सिग्मा इंटू डी ए बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 से फाई के मान बराबर कर दिए जाएं तो देखिए ई डी ए बराबर कितना आ गया, सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी ए से डी ए कैंसिल, ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना वैद्युत क्षेत्र होगा। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो वेक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दिशा किधर है, लंबवत दिशा में, पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई सदिश हमने एन कैप मान लिया है, यानी एन कैप इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में, इसी दिशा में एन कैप है। तो इतना वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर होता है किसी भी चालक के, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी आकृति का हो। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि चालकों की स्थिर वैद्युत की है, यानी जब चालक पर आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उस समय उसके अंदर उससे हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उस चालक किस तरीके से व्यवहार करता है, उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, वो हमने यहाँ पर देखे। एक बात और समझ लेते हैं जिससे कि एक अगला टॉपिक है वैद्युत परिरक्षण, वो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिए अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए परिरक्षण का मतलब उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करने से है। और स्थिर वैद्युत अभी हमने बताया था, वैद्युत का मतलब आवेश से है, और आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है। तो यहाँ परिरक्षण का अर्थ वैद्युत उपकरणों को बचाने से है कि जो बड़ी सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, एक्सटर्नल फील्ड से उन पर कोई प्रभाव न पड़े, बाह्य वैद्युत क्षेत्रों से वो डैमेज न हो जाएं, खराब न हो जाएं। तो ऐसे उपकरणों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ये अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आवेशित चालक की, तो उसमें हमने एक बात बताई थी कि कोई चालक है तो उस चालक अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में भी रखा है, मैंने भी समझाया था, तो बल रेखाएं, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र हो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो बल रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती हैं, क्योंकि चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और आवेश भी शून्य होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और वो कहलाएगा स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो जैसे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं, और सपोज़ तेज़ बारिश होने लगती है और बिजली गिरने की आशंका अगर हमें लगती है, तो हमें किसी पेड़ के नीचे या खुले स्थान पर खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जिस वाहन से जा रहे हैं, जैसे कार से जा रहे हैं, तो कार के अंदर खिड़कियां बंद कीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि कार एक कंडक्टर हो गई। जो भी आवेश आएगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र आएगा, वो उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा और अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल सेफ रहेगा, चाहे बाहर कितना भी वैद्युत क्षेत्र क्यों न हो, अंदर हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी थी। तो किसी वैद्युत उपकरण को बाह्य वैद्युत क्षेत्रों से बचाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो उस परिरक्षण करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? कंडक्टर का। यानी एक खोखला चालक लें और उस उपकरण को उससे ढक दें, तो उसके अंदर जो उपकरण है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बिल्कुल सेफ बचा रहेगा। तो इस बात को हम लिख देते हैं। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसी वैद्युत उपकरण को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की क्रिया, ये आसान शब्दों में एक परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं कि किसी वैद्युत उपकरण को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने की या सुरक्षित रखने की क्रिया स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाती है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण। और ये कैसे करेंगे वो आप लिख लेंगे, अभी मैंने समझाया था। उस उपकरण को किसी खोखले, यानी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का काम कौन करेगा? यानी परिरक्षा जो करेगा वो क्या होगा? खोखला कंडक्टर, यानी खोखला चालक क्या करेगा? खोखला चालक जो होगा उससे उसको ढक देंगे। ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का, उसकी सुरक्षा करेगा। शील्ड बन के, कहते हैं शील्ड है, ढाल बन गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का काम करेगा ये। तो खोखले चालक से उसको ढक देंगे और वो उपकरण बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहेगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर का ये टॉपिक जो था वो यहाँ समाप्त होता है, और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। और देखिए, अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, जिससे कि हमें और इम्प्रूवमेंट करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा
और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे कोशिश मेरी पूरी जारी है कि तुम्हें अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।